अरे वाह रिया, और क्या कमाल की खुशबू है। और क्या बना रही हो? रिया ने पलटकर देखा तो किचन खिड़की के बाहर रमेश अंकल खड़े मुस्कुरा रहे थे। राजमा चावल बना रही हूँ अंकल। तो फिर मुझे भी एक प्लेट भिजवा देना। इतने में सास विमला देवी जो पास ही में खड़ी थी जोर से बोल पड़ी। अब पहले वो मटरी का डब्बा वापस कर दीजिए जो 2 दिन पहले लेकर गए थे। सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं। रमेश अंकल ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। अरे लौटा दूंगा आंटी जी, आप तो यूं ही नाराज हो जाती हो। आंटी जी सुनते ही विमला का पारा चढ़ गया और मुंह फेर कर रिया को घूरने लगी, मानो कहना चाहती हो कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रमेश 1 हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी सीमा के साथ कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। उम्र 48 साल, लेकिन फिटनेस और मुस्कान ऐसी कि पूरी कॉलोनी की औरतें बस उन्हीं की तारीफ करती थी। हर कोई उनकी खुश मिजाजी का कायल था, लेकिन यही बात विमला को खटक रही थी। जब रमेश ने विमला की बहू से बात करनी शुरू की तो उसकी चिढ़ और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि रमेश ये सारी मस्ती मजाक उसकी बहू को रिझाने के लिए कर रहा है। विमला किचन से बड़बड़ाती हुई बाहर आई, सीधा ड्राइंग रूम में पहुंची, जहां श्यामलाल अपने चाय के कप और अखबार के साथ अपनी दुनिया में मगन बैठे थे। जैसे ही विमला ने उन्हें देखा, बोलना शुरू कर दिया। देख रहे हो आप, कई दिनों से नोट कर रही हूँ, ये रमेश बहू से फ्री होने की कोशिश कर रहा है। श्यामलाल ने अखबार नीचे रखा और चाय का एक सिप लेते हुए शांत भाव से बोले। अरे विमला, इतना क्यों सोचती हो? हमारी रिया समझदार है, वो जानती है कि किसके साथ कैसे रहना है। देख लो जी, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता, और हद तो ये है कि खुद अधेड़ उम्र का है और मुझे आंटी बोलता है। श्यामलाल ने ये सुनते ही ठहाका लगाया। तो अब समझा, और तुम इतनी नाराज क्यों हो? असली प्रॉब्लम ये है कि उसने तुम्हें आंटी बोल दिया। हाँ, हंस लो, तुम्हें तो सब मजाक लगता है। जिस दिन कोई ऊंच नीच हो गई उस दिन मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। श्यामलाल हंसते हंसते फिर से अखबार में डूब जाता है। विमला पैर पटकते हुए अंदर चली गई, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शाम का समय था। विमला सब्जियां लेने के लिए तैयार होकर बाहर निकली। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उनकी नजर बगल वाले घर पर पड़ी, जहां रमेश और रिया बगीचे में खड़े थे। रमेश के हाथ में एक पौधा था, जिसे वो बहुत ध्यान से रिया को दिखा रहा था। देखो रिया, ये मनी प्लांट का पौधा है। अगर तुम इसे सही जगह पर रखोगी, जहां सूरज की हल्की रोशनी मिलती हो, तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और इसे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, वरना इसकी जड़ें सड़ सकती हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी देना और मिट्टी को हल्का सूखा रखना चाहिए। अब वाह अंकल, आप तो बागवानी के एक्सपर्ट निकले। अब मैं अभी तक सोच रही थी कि मेरे पौधे इतनी जल्दी मुरझा क्यों जाते हैं। अब से मैं आपके टिप्स फॉलो करूंगी। विमला देवी ये सब देखकर बुरी तरह चिढ़ गई और पैर पटकते हुए सब्जी मंडी का रुख किया। लेकिन उनके दिमाग में रमेश और रिया की बातें घूमती रही। ये सिलसिला नहीं रुका। अगली सुबह चाय पीते वक्त भी विमला ने देखा कि रमेश और रिया फिर से गार्डन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। और रिया, और तुम्हारे पौधों में खाद डालने का टाइम आ गया है, और मैं तुम्हारे लिए कल अच्छे फर्टिलाइजर लेकर आऊंगा। ठीक कहा अंकल, अब इसमें पहले जैसे फूल नहीं खिल रहे हैं। ये सब देख विमला ने अखबार को जोर से पटका और अंदर चली गई। विमला ने कई बार रिया को समझाने की कोशिश की थी कि वो रमेश से ज्यादा घुले मिले नहीं, लेकिन वो हर बार हंस के टाल देती थी। महीनों बीत गए, लेकिन ना ही रिया ने रमेश से बात करनी छोड़ी और ना ही रमेश ने। एक दिन
बहुत हो गया। अब मुझे मोहन को सब बताना ही पड़ेगा कि उसकी पत्नी कौन से गुल खिला रही है। रात का समय था। मोहन काम से थका हारा घर लौटा। जैसे ही उसने बैग रखा और पानी का ग्लास उठाया, विमला देवी ने अपना गुस्सा उस पर उड़ेलना शुरू कर दिया। मोहन, तुम्हारी बीवी की हरकतें दिन ब दिन हद पार करती जा रही हैं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, वो बगल वाले रमेश से कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है। देख, हमारी कॉलोनी में बहुत इज्जत है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। मोहन ने पानी का ग्लास रखते हुए मुस्कुराया और जवाब दिया। माँ, आप खामोखा परेशान हो रही हो। मैं रिया को कॉलेज के टाइम से जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और रमेश अंकल तो उसके पापा की उम्र के होंगे। आप ये सब क्या सोच रही हो? तू मेरी बात समझ नहीं रहा। आजकल जमाना ऐसा आ गया है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याद है अगली कॉलोनी वाली सरिता की बेटी? सब उसे कितना समझदार मानते थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने ही नौकर के साथ भाग गई। मोहन ठहाका मारकर हंस पड़ा। अम्मा, आप क्या क्या सोच रही हो? जमाना चाहे कैसा भी हो, हमारी रिया बहुत समझदार है। आप बेवजह इतनी टेंशन मत लो, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। हाँ, हंस लो। तुम्हें तो हर बात मजाक लगती है, लेकिन जो सही है वो सही है। मैं कहती हूँ अब पहले से ही सावधानी रखनी चाहिए। आजकल किसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। मोहन ने अपनी माँ को शांत करने के लिए कहा। ठीक है माँ, आपकी बात मान लेता हूँ। मैं रिया से इस बारे में बात करूँगा। आप अब ये सब छोड़ो और आराम करो। लेकिन विमला समझ चुकी थी कि मोहन भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा। ये सब लोग मेरी बात को मजाक समझते हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह विमला देवी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कॉलोनी की 4-5 महिलाओं को अपने घर बुलाया। देखो बहनों, मैंने तुम सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि बात अब सहने की नहीं है। वो रमेश शर्मा जो नए नए हमारे कॉलोनी में आया है, मेरी बहू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये आदमी हमारी कॉलोनी की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। महिलाएं इस बात को सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। क्या रमेश जी, अब वो तो दिखने में बहुत शरीफ लगते हैं, सच में ऐसा कर रहे हैं? शरीफ लगना और शरीफ होना दो अलग अलग बातें हैं। मैंने खुद उन्हें बहू से हंस हंस कर बातें करते देखा है। हाँ विमला, अब कुछ करना ही पड़ेगा। वो ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। तो कुछ ऐसा करते हैं कि वो खुद ही कॉलोनी छोड़कर भाग जाएं। अगले दिन सुबह सुबह जब रमेश अपनी पत्नी सीमा के साथ गेट के पास पौधों को पानी दे रहे थे, तभी विमला और उसकी टोली ने अपने घरों से कूड़ा जमा किया और मौका देखकर उनके गेट के पास फेंक दिया। अरे और ये क्या हो गया? और इतनी गंदगी किसने डाल दी? अब बड़े बदतमीज लोग हैं, इतनी गंदगी हमारे दरवाजे पर क्यों फेंक गए? सीमा वहां की सफाई करके बाजार जाने लगी। तभी विमला की टोली ने छत से उसके ऊपर पानी फेंक दिया। इस तरह से वो लोग लगातार दोनों को परेशान करने लगी। इधर सीमा और रमेश हैरान थे कि अचानक से कॉलोनी की महिलाओं को क्या हो गया है। दोनों खामोशी से उनके हर अत्याचार को सह रहे थे। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब महिलाओं ने एक नई साजिश रची और कॉलोनी के कुछ बच्चों को पैसे देकर रमेश की दीवार पर रमेश शर्मा फ्लर्टिंग किंग लिखवा दिया। जब सीमा ने दीवार पर यह पढ़ा तो वो तेजी से घर के अंदर आई। अब बहुत हो गया, जब बात इज्जत पर आ जाए तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होती। मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो आज ही यहाँ से कहीं और चलते हैं। हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ
कि अब चीजें हद से पार होने लगी हैं। अब तो मेरा भी यहाँ रहने का मन नहीं करता। हम कल ये जगह छोड़ देंगे। अगली सुबह जब वो अपना बैग पैक करके घर का दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी कॉलोनी में अचानक तेज शोर मचा। लोग घबराए हुए चिल्ला रहे थे और सुधा के घर की तरफ दौड़ रहे थे। ये क्या हो रहा है? इतनी भागदौड़ क्यों मची है? पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों भीड़ की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि सुधा के घर में काले धुएं के गुबार उठ रहे हैं। घर के अंदर से आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। सुधा का बच्चा अंदर फंसा हुआ है, कोई उसे बचाओ। ये सुनकर रमेश तुरंत सीमा की तरफ मुड़ा। सीमा, तुम फायर ब्रिगेड को फोन करो, मैं अंदर जाकर बच्चे को बचाता हूँ। ये बोलते ही तेजी से आग के लपटों के बीच होते हुए सुधा के घर में घुस जाता है और थोड़ी देर में एक 14 साल के बच्चे के साथ बाहर निकलता है। सुधा दौड़कर अपने बच्चे को रमेश की गोद से ले लेती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। रमेश भैया, आपने आज मेरे बच्चे को दूसरी जिंदगी दी है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बात करती हैं बहन जी, ये तो मेरा फर्ज था। ये कहते ही रमेश मुड़ता है और अपना बैग लेके सीमा के साथ जाने लगता है। ये देखते ही सुधा उन्हें रोक लेती है। अब प्लीज आप दोनों कॉलोनी छोड़ के मत जाइए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप जैसे नेक इंसान को हमने इतना परेशान किया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और यही हमारे बीच रहिए। ये देख बाकी महिलाएं भी हाथ जोड़ के रमेश से यहीं रहने की रिक्वेस्ट करने लगी। ऐसे में रमेश ने यहाँ रुकने की हामी तो भर ली, लेकिन ये देख विमला जल भुन गई। एक दिन करीब आधी रात के वक्त घर में सब गहरी नींद में थे। तभी विमला को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए रसोई में गई। पानी पीते समय उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, जहां उसने देखा कि कोई चुपचाप घर से बाहर निकल रहा है। ध्यान देने पर पता चला कि ये तो रिया है, जो धीरे धीरे रमेश के घर की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर विमला के होश उड़ गए। तो ये बात है, मैं इतने दिनों से सही कह रही थी और कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आज मैं सबको इसकी सच्चाई दिखा कर रहूंगी। बिना वक्त गवाए वो मोहन और श्यामलाल को जगाने भागी। उठिए जी, इतने दिनों से आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। आज अपनी आंखों से देख लीजिए कि आपकी बहू आधी रात को कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। और क्या हो गया? और क्या बोल रही हो? जल्दी चलिए, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विमला श्यामलाल के साथ मोहन को भी साथ लिए रमेश के घर पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। विमला बिना किसी संकोच के दरवाजे को धक्का देकर अंदर चली गई। अंदर रिया को खड़े देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देख लिया, मैं पहले ही कहती थी कि इसका रमेश के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन तुम लोग मेरी बात को कभी गंभीरता से लिए ही नहीं। आज देख लो अपनी आंखों से। रिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विमला ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। चुप रहो कलमुई, हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। रात के इस पहर तुम रमेश के घर क्या करने आई हो? इतने में रमेश एक बड़े से बोल में पानी लेकर कमरे में आया और वहां इतने सारे लोगों को देखकर चौंक गया। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। वो मैंने सुना था कि रिया ने नर्सिंग की पढ़ाई की है, इसलिए मैंने उसे बुलाया। और मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार था, दवाई दी थी, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब ऐसी बदहाली में उसे अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। ये सुनते ही सबकी नजरें सीमा पर पड़ी, जो रिया के पास ही अर्धमृत अवस्था में सोई हुई थी। रिया ने तुरंत ही उसे एक इंजेक्शन दिया और सब लोग बुखार उतरने का इंतजार करने लगे। आधे घंटे में बुखार उतर जाता है और सीमा भी अब पहले से ठीक लगती है। मैंने आपकी बातें सुनी,
आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, और मुझे लगता है कि अब सच बताने का समय आ गया है। कैसा सच? असल में मेरी एक बेटी थी जो 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में चल बसी। इस हादसे ने हमारे ऊपर इतना गहरा असर डाला था कि इस गम से हम निकल ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि जगह बदल कर देखिए, नई जगह जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे तो शायद कुछ बदलाव महसूस हो, इसीलिए हम यहाँ आ गए। सीमा आगे कहती है, यहाँ आने के बाद जब हमने पहली बार रिया को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये हमारी ही बेटी हो। बिल्कुल वैसे ही कदकाठी, वैसी ही आंखें। इसे देख हम धीरे धीरे अपना गम भूलने लगे। रमेश भी जल्द ही रिया के साथ घुल मिल गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये चीज इतनी बड़ी गलतफहमी की वजह बन जाएगी। आप लोग प्लीज उन्हें गलत ना समझें। सीमा की बातें सुनकर पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विमला की नजरें शर्म और पछतावे से झुक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हमें माफ कर दीजिए बहन जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बिना वजह ही रमेश जी पर शक किया। रमेश जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अपने गुस्से और अहंकार में आकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कोई बात नहीं दीदी, कभी कभी हालात हमें गलत समझने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद सब लोग मुस्कुरा दिए। उस रात से काफी कुछ बदल गया था। विमला अब ना तो रिया को रमेश से बात करने से रोकती थी और ना ही कोई बखेड़ा खड़ा करती थी, बल्कि अब सब मिलकर एक परिवार की तरह रहने लगे और दिन भर दिन हंसी मजाक और ठहाकों के बीच एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे।